गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज हम करने जा रहे हैं जर्नल का सी पार्ट, थर्ड पार्ट इसका, जो कि आपके +1 कॉमर्स की बुक कीपिंग का एक लेसन है। तो इसमें हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि जर्नल क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन सी तरह की एंट्रीज़ होती हैं, डेबिट और क्रेडिट कब कब हमने करना है। इसके लिए एक टीचिंग एड हम आज भी यूज़ करेंगे। तो इसके बाद हमने देखना है कि जर्नल एंट्रीज एक्चुअल में करते कैसे हैं। तो पहले हम टीचिंग एड को भी देखते हैं और इसका एक परफॉर्मा भी देखते हैं वन बाय वन। तो ये आपका एक सिंपल सा परफॉर्मा, जिसके अंदर आपने ऐसे एक, जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो ऐसे तैयार कर लेना है, जिसके अंदर सबसे पहले डेट, यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिखने हैं डेबिट की और क्रेडिट के, यहाँ पे लेजर फोलियो, यहाँ पे डेबिट की अमाउंट और यहाँ पे क्रेडिट का अमाउंट। ठीक है। तो जब भी कोई न्यूमेरिकल आपने सॉल्व करना है, इसको आपने सबसे पहले तैयार कर लेना है। फिर उसके बाद ये टीचिंग एड है हमारी। इस टीचिंग एड के अंदर हमने दो यहाँ पे तराजू के पलड़े बनाए हुए हैं। एक साइड को हमने नाम दिया क्रेडिट साइड और दूसरी साइड को नाम दिया हमने डेबिट साइड। ठीक है। तो इन दोनों साइड्स का जो सम है वो हमेशा क्या होना चाहिए, आपका इक्वल। तो इन दोनों साइड का सम जो है हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल। जो इसकी क्रेडिट साइड है वहाँ पे नाम है इसके कैपिटल और लाइबिलिटीज़, और साथ में हर तरह की रेवेन्यू या उनकी जो इनकम्स है वो इस साइड पे आएंगी। इसी तरह से जो इसकी डेबिट साइड है, डेबिट साइड पे हर तरह की एसेट्स, चाहे वो करंट एसेट्स हैं चाहे वो फिक्स्ड एसेट्स हैं, साथ में इसके हर तरह के एक्सपेंसेस, लॉसेस, जो भी हम एक्सपेंस करते हैं। ठीक है। अब जो हमारी थर्ड असाइनमेंट है, थर्ड असाइनमेंट के अंदर जो अब हम करने जा रहे हैं, उसमें मेन जो सारी एंट्रीज आएंगी वो सारी एंट्रीज रिलेटेड हैं विद द कैश के रिसीप्ट और कैश की पेमेंट से। ठीक है। तो वो एक तो उसमें नाम इसका चलेगा मेन कैश, इसी के ऊपर कंसंट्रेट करना है आपने। एक किसी तरह के एक्सपेंसेस, उनके अंदर स्पेशली हमने इन एक्सपेंसेस को देखना है, सैलरी और रेंट का एक्सपेंस। इसी तरह से हमने देखना है इधर कि किसी तरह की अगर कोई रेवेन्यू है, तो जैसे कोई इंटरेस्ट किसी को मिला है या कोई कमीशन मिला है, तो सिर्फ इन 1, 2 और 3 पॉइंट्स के ऊपर हमने कंसंट्रेट करना है। ठीक है। एक चीज़ हम इसके अंदर लेके चलते हैं कि तराजू के दोनों पलड़े हमेशा क्या होना चाहिए, बैलेंस में। तो बैलेंस कब मेंटेन होता है कि यहाँ तो इधर भी राइज़ हो और इधर भी इक्वल अमाउंट से राइज़ हो जाए, या इधर डिक्रीज़ हो इधर भी इक्वल अमाउंट से डिक्रीज़ हो जाए। तो यहाँ पे हम ऐसे ही एग्जांपल्स करेंगे इसके अंदर। तो अब एग्जांपल हमारी आ रही है इसके अंदर ये वाली। तो साथ की साथ को ध्यान में रखना है हमने। तो पहली एग्जांपल आपके पास है यहाँ पे, कैश पेड टू राहुल कुमार 9400। तो कैश दिया है, यहाँ पे ये किया हो गया डाउन। अगर ये कम हुआ है तो इसको क्या करेंगे, डेबिट की बजाय क्रेडिट। ठीक है। तो यहाँ पे साथ में देखते जाओ इसका आंसर। और इसको दिया किसको है, राहुल कुमार को। तो राहुल कुमार को कर देंगे डेबिट और कैश को कर देंगे क्रेडिट। ठीक है। इसका मतलब राहुल कुमार जो था एक हमारा क्रेडिटर था, जिसने हमसे पैसे लेने थे, इसलिए उसको हमने पैसे दे दिए। तो इधर ये जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, ये क्रेडिटर्स अब हमारे कम हो गए। पहले एक क्रेडिटर था राहुल जिसको हमने पैसे देने थे, अब ये कम हो गया तो इसको भी हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे डेबिट। तो यहाँ पे राहुल कुमार टू कैश। अब अगली एंट्री इसके पास है, कैश रिसीव हुआ है फ्रॉम द आशिता 5000। अब ये इंक्रीज़ हुआ है तो क्या करेंगे, डेबिट। तो यहाँ पे क्या हो गया, डेबिट। और साथ के साथ ये पैसे हमें मिले कहाँ से हैं, डेटर से। तो आशिता हमारी क्या थी, डेटर, जिससे हमने पैसे लेने थे। ये कम हो गया, ये बढ़ गया, एक ही साइड के ऊपर ये बढ़ गया, इसको डेबिट कर देंगे। ये कम हो गया, इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। ठीक है। अगेन हमारा जो ये तराजू है वो बैलेंस के अंदर आ गया। उसके बाद हमने देना है रेंट पेड टू सानिया ₹4500। यहाँ पे हमने ये ध्यान रखना है कि सानिया को तो पेमेंट की है, कैश तो गया है, बट साथ में उसने लिखा है कि रेंट पे किया है उसको। तो यहाँ पे पर्सन का नाम हम ध्यान में नहीं रखेंगे, हम देखेंगे किस पर्पस के लिए दिया है, कौन सा खर्चा किया है। तो यहाँ पे नाम पर्सन का आने की बजाय लिखेंगे रेंट। तो यहाँ पे ये रेंट बढ़ गया, ये कम हो गया। जो बढ़ गया उसको हम डेबिट करेंगे रेंट, ये कम हो गया इसको करेंगे कैश को क्रेडिट। तो यहाँ पे एंट्री क्या बन गई, रेंट टू कैश
अमाउंट यहाँ पे वही चलेगा हमारा इक्वल अमाउंट से। अब नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं इसके अंदर और कि थर्ड एंट्री अब हमारे पास आ गई, इसके पास सैलरी पेड टू सुशील 10,000। अब अगेन यहाँ पे सुशील का नाम हमारे लिए मैटर नहीं करता। अब हम यार हमारे लिए क्या मैटर करता है कि खर्चा कौन सा है, सैलरी। तो सैलरी ये हमने दी है, ये चीज़ बढ़ गई, कैश हमारा कम हो गया, तो हम क्या करेंगे, जो चीज़ बढ़ गई उसको डेबिट, जो चीज़ कम हुई उसको क्रेडिट। तो यहाँ पे एंट्री क्या बन गई हमारे पास, सैलरी अकाउंट टू कैश। अब नेक्स्ट एंट्री करने के लिए अब हम देखते हैं इसके अंदर वही सेम चीज़ें आ जाएंगी इसके अंदर कि इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम परवीन, कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम लता। यहाँ पे हमें पेमेंट्स मिली हैं इंटरेस्ट के लिए और कमीशन के लिए। तो अगेन यहाँ पे इनके नाम से हमें कोई मतलब नहीं है, तो ये क्योंकि इनकम है, यहाँ पे हमारे पास कैश बढ़ा है, इसको हम करेंगे डेबिट, और साथ के साथ हमें इनकम हुई है तो इसको हम कर देंगे क्रेडिट। तो पहले एग्जांपल के अंदर यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, कैश टू इंटरेस्ट जितना भी अमाउंट है, इसी तरह से कैश टू कमीशन रिसीव्ड भी डाल सकते हो हम, इंटरेस्ट रिसीव्ड भी डाल सकते हो यहाँ पे, कमीशन रिसीव्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी अमाउंट है वो आ जाएगा। लास्ट एक छोटा सा एग्जांपल कि अब हमने क्या किया इसके अंदर सैलरी पेड, यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया हुआ, ऑटोमेटिकली क्या है नाम हमने क्या कर, वैसे भी नाम दिया होता तो हमने क्या उसको लेना ही नहीं था, तो यहाँ पे हम नाम ले लेंगे सैलरी। तो सैलरी यहाँ पे बढ़ी है और 5,000 रुपये कैश कम हुआ है। अगेन सैलरी जिसको बढ़ी है चीज़ उसको डेबिट, तो यहाँ पे क्या आ गया, सैलरी टू कैश। तो यहाँ पे ये एग्जांपल आपके पास बन गई। तो ये एक सिंपल सी असाइनमेंट थी आपकी, तो सारी कैश से रिलेटेड थी। कैश यहाँ आया है यहाँ गया है, तो कैश जब भी आया तो ये चीज़ बड़ी है डेबिट साइड वाली, तो इसको हम करते हैं डेबिट, जब ये कम होता है तो इसको हम करते हैं क्रेडिट। तो इस तरह से एक असाइनमेंट हमारी ये थी थर्ड वाली। अब हम करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट वाली असाइनमेंट, जिसके अंदर हम देखेंगे कि अगर हम गुड्स को परचेज़ करते हैं, इसमें क्या है, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड फिक्स्ड एसेट्स, कि जब हम गुड्स को ख़रीदते हैं और फिक्स्ड एसेट्स को ख़रीदते हैं तो पहले हम पुराने वाली जो चीज़ें हैं सारी उसको हम इरेज करते हैं। यहाँ पे अब इनका नाम नहीं आएगा रेंट सैलरी वालों का, अब यहाँ पे नाम क्या आ जाएगा, हम कंसर्न्ड हैं यहाँ पे एक तो कैश से भी, क्रेडिटर भी आएंगे नाम, डेब्टर्स का नाम भी आ जाएगा। यहाँ पे यहाँ तो ये फिक्स्ड एसेट्स खरीदी होगी हमने और यहाँ ये स्टॉक, तो इनके बीच में हमने डिस्टिंक्शन करनी है कि हमने एसेट कौन सी खरीदी है। पहले एग्जांपल से देखते हैं, ज़्यादा क्लियर होएगा। सबसे पहले देखो आप, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम चौधरी, इसका मतलब उधार खरीदी हैं, क्या 40,000 की गुड्स खरीदी हैं। तो एक इसमें ध्यान रखना है कि जो गुड्स हैं वो उसके कई नाम बन जाते हैं, जब वो ख़रीदते हैं उसको हम कहते हैं परचेज़, जब उसको हम बेच देते हैं तब उसको हम कहते हैं सेल, ठीक है। और जो बच जाता है उसको हम कहते हैं स्टॉक। तो ये सारे नाम किससे मिले हुए हैं हमें, गुड्स के साथ में, कि जब खरीदेंगे परचेज़, जब उसको बेचेंगे सेल, उसी गुड्स का नाम, और जब बच जाता है उसका नाम क्या है, स्टॉक, ठीक है। बट अगर हम स्टॉक की बजाय इनमें से कोई चीज़ खरीदते हैं, प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, जो भी, तो उस वक्त हम उसमें हम उसी एसेट का नाम लिखेंगे कि फर्नीचर है या स्टॉक है, जो कुछ फर्नीचर है या बिल्डिंग है। तो पहले एग्जांपल, अब हमने क्या ख़रीदा है, पहले गुड्स परचेज्ड फ्रॉम द चौधरी 40,000 की, ठीक है। तो हमारे पास आई क्या है, अब जब गुड्स आई हैं तो उसका नाम क्या है, परचेजेस, तो हम करेंगे यहाँ पे परचेज अकाउंट टू चौधरी, ठीक है। ये चीज़ बड़ी है हमारे पास, ठीक है, और ये चीज़ हमारे पास साथ की कैश तो हमने दिया नहीं, साथ के साथ क्या बढ़ गया हमारे पास, क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, ये भी बढ़ गए तो इसको हम कर देंगे क्रेडिट। तो यहाँ पे चौधरी जो है हमारा क्या है, क्रेडिटर है, तो परचेजेस टू चौधरी। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास आ गई, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, तो कैश गया, ये कम हुआ है, इसको करेंगे क्रेडिट, साथ में साथ आया क्या है हमारे पास, फर्नीचर, ये बढ़ गया डेबिट, ये कम हो गया क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन गई, फर्नीचर टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री अब हमारे पास आ गई,
गुड्स कॉस्टिंग 10,000 सोल्ड फॉर ₹12,000 कि 10,000 रुपये वाली चीज़ें अब हमने 12,000 में बेच दी। तो स्टूडेंट्स अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपका आ गया कि अगर आपने गुड्स को बेची हैं जिसके अंदर आप डील कर रहे हो, तब आपने कॉस्ट से कुछ लेना देना नहीं है। कॉस्ट से आपने जस्ट वी आर कंसर्न्ड विद द सोल्ड सेल। आपने सिर्फ सेल की फिगर लेनी है कि बेची कितने की है, और साथ के साथ हमने ये भी कोई उसका प्रॉफिट नहीं कहीं पे चेक करना कि कितना प्रॉफिट हुआ है कि लॉस। वो एंड पे जब हम स्टेटमेंट्स बनाएंगे ट्रेडिंग वाली या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, तब वो जाके अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सिर्फ इसकी सेल वैल्यू लेनी है। बट अगर आगे जाके हम कोई एसेट को बेचेंगे, तब उसका सारा कुछ ही कंसिडर करना है कि कितने की कॉस्ट थी, कितनी सेल हुई है और कितना उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ है। तो अगेन देख लो यहाँ पे क्या बेचा हमने, गुड्स। तो गुड्स के लिए सिर्फ हमारे लिए क्या वैल्यू करती है, उसकी सेल वैल्यू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैश हमारे पास आया है और साथ में हमारे हुई क्या है, सेल। तो इधर से ये बढ़ गया, इधर से सेल बढ़ गई हमारी। तो क्या आएगा, इधर जो बढ़ा है उसको डेबिट, इधर जो बढ़ा है उसको हम क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन गई, कैश टू सेल। सिर्फ सेल वैल्यू लेनी है हमने 12,000। ठीक है। और उसके बाद अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारी आ रही है कि फर्नीचर बेच दिया अब हमने, कि 15,000 रुपये वाला फर्नीचर 18,000 रुपये में सेल कर दिया। तो अब ये गुड्स नहीं बेची हमने फिक्स्ड एसेट बेची है। तो यहाँ पे ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इन दोनों का डिफरेंस भी इम्पोर्टेंट है। हमें पता है कि यहाँ पे 3,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो तीनों चीज़ों को कंसिडर करेंगे हम। तो हम कहेंगे हमारे पास पैसे आए कितने, 18,000 रुपये। हमारे पास फर्नीचर गया कितने का, 15,000 रुपये का। तो 3,000 की क्या होगी हमें इनकम। तो ये जो बड़ा है हमारे पास 18,000, कैश को क्या करेंगे हम, डेबिट 18,000 रुपये। ठीक है। और हमारा गया कितना है फर्नीचर, जो चीज़ लेस हुई है ये, इसको हम कह देंगे क्रेडिट टू फर्नीचर 15,000। ठीक है। और साथ के साथ अब क्योंकि ये 18 है, ये 15 है, तो बाकी का जो 3,000 है वो हमारी क्या है, इनकम। हमें पता है कि इनकम को हमने क्या करना होता है, क्रेडिट। तो ये 3,000 रुपये हमें इनकम मिली है, किसी तरह रेवेन्यू हुई है हमें, तो वो 3,000 रुपये का जो है हम कहाँ पे ले लेंगे, क्रेडिट साइड पे। तो इस तरह से प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ये थे। तो ये दोनों एग्जांपल्स मैंने हाईलाइट भी यहाँ पे इसलिए की हैं कि आपने देखना है कि अगर गुड्स को बेचना है तो सिर्फ सेल वैल्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर हमने कोई फर्नीचर या एसेट बेची है तब हमारे लिए सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। सेल वैल्यू, उनकी कॉस्ट कितनी है और दोनों का डिफरेंस कितना है। देखो यहाँ पे तीनों चीज़ें आई हैं। और इस तरह की जो एंट्री जिसमें 2 की बजाय 3 यहाँ पे नाम आ जाए, 3 अकाउंट्स इन्वॉल्व हों, ठीक है, उनको हम कहते हैं कंपोजिट एंट्रीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझ लग गया होगा फिर कि अब गुड्स हमने सोल्ड की हैं पाठक को फॉर कैश। अगर कैश में बेची हैं तो पाठक का नाम हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। तो कितने की बेची हैं, 35,000 की। अगेन हमारे लिए सेल वैल्यू इंपॉर्टेंट है। हम कह देंगे कैश आया है, सेल हुई है। इधर से कैश बढ़ गया, इधर हमारी सेल बढ़ गई। इधर जो बढ़ा है उसको हमने करना है डेबिट, इधर जो बढ़ा है हमने उसको करना है क्रेडिट। तो क्या आ गया, कैश टू सेल। अब नेक्स्ट एंट्री हम करते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे देखो इसके पास अब आ गया कि मशीनरी फिर सोल्ड कर दी हमने। अब फिक्स्ड एसेट को बेचा हमने, फिर अगेन सारी चीज़ें हम कंसीडर करेंगे। सोल्ड मशीनरी टू दीपिका फॉर ₹25,000। यहाँ पे कुछ नहीं उसने बताया कि वो पहले कितने की थी या कुछ था, तो जस्ट हम इसका नाम वही लिख देंगे सिर्फ कि मशीन दीपिका को बेची है, कैश नहीं बेची। इसका मतलब क्योंकि नाम दिया हुआ सिर्फ, यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं है कैश है या क्रेडिट है, ठीक है। तो सिर्फ हम अगर नाम दिया तो हम क्या मान लेंगे कि ये क्रेडिट सेल है, उधार सेल है। इसका मतलब दीपिका हमसे लेके गई है। अब दीपिका हमारा क्या बन गई, डेटर। तो यहाँ पे ये डेटर जो है बढ़ गए, ठीक है। और साथ में क्या हुआ है, गया क्या है, मशीनरी। मशीनरी जो है वो कम हो गई। जो चीज़ बड़ी है वो उसको कर देंगे डेबिट, और जो चीज़ कम हुई है उसको हम कर देंगे क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दीपिका हमारा डेटर बढ़ गया तो उसको कर दिया डेबिट, जो चीज़ कम हो गई मशीनरी उसको हम कर देंगे क्रेडिट। नेक्स्ट गुड्स कॉस्टिंग। अब फिर हम गुड्स को बेच रहे हैं, पहले ध्यान रखना है कि यहाँ पे सिर्फ सेल वैल्यू के साथ में कंसर्न्ड है हम, पहले ये सोच लेना है आपने, ठीक है। तो गुड्स कॉस्टिंग 18,800 सोल्ड फॉर 17,000। तो सेल कितने की है सिर्फ वो रेलेवेंट है, बाकी चीज़ को हम काट देंगे इसके अंदर, हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। सोल्ड फॉर इतने की टू उषा,
नाम दिया हुआ है सिर्फ, ये नहीं बताया कैश है या क्रेडिट, इसका मतलब उधार सेल की है। तो हमारे पास डेटर बढ़ गए हमारे, तो डेटर ये चीज़ बढ़ गई फिर अगेन, और गया क्या हमसे स्टॉक, ये गया है। तो जब जाता है स्टॉक उसको क्या कहते हैं हम, सेल। तो हमारे पास एंट्री क्या आ गई, उषा को हमने डेबिट कर दिया क्योंकि डेबिटर्स बढ़े हैं, और साथ के साथ सेल अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। किसके साथ, उसकी सिर्फ सेल वैल्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। तो ओवरऑल ये असाइनमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। इसमें हमने ये सीखा है कि अगर हम गुड्स को बेचते हैं तो उसके लिए सिर्फ सेल वैल्यू के ऊपर ध्यान देना है, ये हमने नहीं देखना कि उसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं बाकी। तो कॉस्ट उसके लिए, उसके अंदर हमारे लिए क्या है, इररिलेवेंट है। बट अगर कोई हम मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर या कोई और फिक्स्ड एसेट को बेचते हैं तब उसके लिए हमें सारी फिगर्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। उसकी कॉस्ट कितनी है, उसका जो ऊपर सेल वैल्यू कितनी है, उसकी जो बीच में डिफरेंस जो है वो कितना है। तो तीनों की वो कंपोजिट एंट्री उसकी बनेगी ही बनेगी। बट यहाँ पे जो केस दिया हुआ था कि मशीनरी बेची है, पर उसने बताया नहीं कि उसमें पहले कितने की कॉस्ट थी जो थी, तो हमने जस्ट वही लिख देना है कि दीपिका टू मशीनरी। तो आज के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।